द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 3। अब अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कि जोल नदी के किनारे टेस को याद करते हुए एक छोटा सा मॉन्यूमेंट बनाता है और उसकी अंतिम बातों को याद करते हुए वहाँ से वापस आकर चुपचाप अपने अगले सफ़र की तैयारी में जुट जाता है। अब जोल के ऐसे अजीब बर्ताव को देखकर एली जोल से कहती है कि टेस की मौत के लिए वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इस सफ़र पर आना उस अकेली का फैसला नहीं था। और उसकी ये बातें सुन जोल को भी रियलाइज़ होता है कि शायद एली बिल्कुल ठीक कह रही है। खैर, अब अपने सफ़र के दौरान वो दोनों एक पुराने गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां जोल एली को बताता है कि वह बीते समय में वहां कई बार आ चुका है और अपनी स्मगल की गई चीज़ों को वहां छुपा के रखता है। अब जैसे ही वे दोनों उस स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं कि तभी एक पुराने वीडियो गेम को देखकर एली बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही एली को बीते समय की वीडियो गेम्स और कॉमिक्स का बहुत शौक था। पर आर्केड मशीन खराब होने के कारण जल्द ही हम उसे मायूस होता हुआ देखते हैं। अब वहाँ से ध्यान हटने के बाद एली पलट कर देखती है कि जोल अपने सामान रखने की खुफिया जगह भूल चुका था, जिसके चलते अब उसका पूरा ध्यान अपने खोए हुए सामान को ढूंढने में लग जाता है। इतने में हम देखते हैं कि एली को पास के कमरे में एक सीक्रेट बेसमेंट दिखाई देती है, जो कि बीते समय में अक्सर सामान रखने के लिए बनाई जाती थी। अब उसके अंदर देखने की चाहत से एली उस बेसमेंट में कूद जाती है, जहां उसे एक टैम्पॉन्स का पुराना पैकेट दिखाई देता है, जिसे वे झट से अपने बैग में डाल लेती है कि तभी अचानक उसकी नज़र वहां मलबे में दबे हुए एक इन्फेक्टेड पर पड़ती है। अब एली उसके पास जाकर उसे गौर से देखती है और बिना डरे अपना चाकू निकालकर उसे मौत के घाट उतार देती है। वहीं दूसरी ओर इस बात से बिल्कुल बेखबर हम जोल को देखते हैं, जिसे काफ़ी मशक्क़त के बाद अपना खोया हुआ सामान मिल जाता है। अब वह अपनी ज़रूरी चीज़ें निकालकर ली की राइफल को वहीं छुपा देता है, क्योंकि क्लिकर्स के हमले के बाद अब उसमें गोलियां नहीं बची थी। खैर, इस तरह वो दोनों बाहर निकलकर अपने आगे के सफ़र के लिए बढ़ जाते हैं। अब फेडरा के स्कूल में पढ़ने की वजह से एली को उस वायरस की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह सफ़र के दौरान बातों ही बातों में जोल से उस पैंडमिक की वजह पूछती है, जिस पर जोल उसे बताता है कि ये वायरस आज से ठीक 20 साल पहले फैला था। इस पर एली पूछती है कि अगर ये वायरस काटने से फैलता है तो वो दुनिया का सबसे पहला शख्स कौन था जिसमें ये वायरस पाया गया था, और आखिर उसको किसने काटा होगा। जिस पर जोल उसे बताता है कि ये वायरस सबसे पहले आटे और चीनी के गोदामों में धीरे धीरे फैला, और जब इंसानों ने उसे खाया तो वह भी उस वायरस की चपेट में आ गए, और बस देखते ही देखते 2 या 3 दिनों में ही वो वायरस उस पूरे शहर को निगल गया। खैर, थोड़ी और आगे चलने पर जोल एली से कहता है कि अब उन्हें दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एली वो सब देखे जो उसे आगे के सफ़र में दिखने वाला है। पर उल्टा एली उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसी रास्ते पर आगे निकल पड़ती है, जहाँ आगे जाने पर उसे वहाँ ढेर सारे मानव कंकाल दिखाई देते हैं, जिन्हें देख जोल उसे बताता है कि वो मरे हुए सभी लोग दरअसल इन्फेक्टेड नहीं थे। बीते समय में ये वायरस आम लोगों में ना फैले, इसलिए सोल्जर्स उन्हें शहर के बाहर बने हुए कुछ क्वारंटीन जोन्स में ले जाते थे, लेकिन वो कैंप्स इतने जल्दी भरने लगे थे कि उनको भी मैनेज करना मुश्किल हो चुका था, जिसके चलते अब इंसानों को बीच रास्ते में ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। जहाँ इसी बीच हमें उसी छोटे से टाउन की कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सोल्जर्स बचे हुए सभी लोगों को एक ट्रक में बिठाकर उस टाउन से बाहर निकाल रहे थे। एक आदमी जो पहले ही अपनी बेसमेंट में छिपकर बैठा था, ये सब कुछ अपने सीसीटीवी कैमरास से देख रहा होता है, जो सिर्फ वहाँ से उन सोल्जर्स के जाने का इंतज़ार कर रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बिल है, और यहाँ से शुरू होती है बिल की कहानी। अब टाउन खाली होने के बाद बिल अपनी बेसमेंट से निकलकर बाहर आता है और उस एरिया को सिक्योर करने में जुट जाता है, जिसकी शुरुआत वो अपने घर के जनरेटर के लिए डीजल भरने से करता है, ताकि उस एरिया में 24 घंटे बिजली रह सके। इसके बाद वो उस एरिया की गैस लाइन को ऑन कर देता है, ताकि उसके घर में कभी गैस की कमी ना हो। वो दुकानों से भर भर के ढेर सारा राशन अपने घर में जमा कर लेता है, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर उस पूरे टाउन के चारों ओर एक इलेक्ट्रिकल फेंस और बूबी ट्रैप्स लगाकर उस एरिया को इतना सिक्योर कर देता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड उसकी बाउंड्री में गलती से घुस गया तो अगले ही पल मारा जाएगा। अब वक्त गुजरता है और बिल को उस टाउन में अकेले रहते 4 साल का समय बीत जाता है, जहाँ एक दिन उसका सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है, जिसे चेक करने के लिए
वो बाहर की तरफ भागता है और इस तरह उसकी मुलाकात एक अनजान शख्स से होती है जो कि अपने साथियों के साथ बोस्टन शहर की तरफ निकला था, पर भटक जाने के कारण वहाँ गलती से आ गया था। और यहाँ एंट्री होती है इस कहानी में हमारे दूसरे किरदार फ्रैंक की। अब फ्रैंक बिल से कहता है कि वो कई दिनों से भूखा है, अगर उसे कुछ खाने को मिल जाए तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा। लेकिन बिल उसे ये कहकर मना कर देता है कि अगर वो आज उसे खाना देगा तो वो कल को अपने बाकी साथियों को लेकर वहाँ आ जाएगा। अब ये सुन फ्रैंक उसे यकीन दिलाता है कि उसके सभी साथी उसे छोड़कर आगे जा चुके हैं और वो पीछे बिल्कुल अकेला रह चुका है। जिसे सुन बिल को फाइनली उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो उसे अपने घर ले जाकर उसे कुछ अच्छा खाना और नए कपड़े ऑफर करता है, जिन्हें इतने सालों बाद पाकर फ्रैंक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अब फ्रैंक के वहाँ से जाने का वक्त हो चला था, तो जाते जाते वो बिल से पियानो पर कोई धुन बजाने की गुजारिश करता है, जिसे सुन बिल को भी एक अरसे बाद अपना अकेलापन उस पियानो के जरिए व्यक्त करने का मौका मिलता है। जिसे सुन फ्रैंक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इससे पहले कि वो दोनों को समझ पाते, वो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब समय अपना एक और कदम आगे उठाता है और उन दोनों को एक साथ रहते अब 3 साल का वक्त हो चला है। अचानक बिल को एक दिन पता चलता है कि फ्रैंक रेडियो पर छुप छुप कर किसी महिला से बात करता है, जिसके चलते अब फ्रैंक उसे और धोखा न देते हुए बिल को उस औरत से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। जिस सुन बिल को एक झटका सा लगता है और इस सच्चाई को जानने के लिए वो उस महिला को खाने पर इनवाइट करता है। और हम देखते हैं कि वो अनजान महिला कोई और नहीं बल्कि टेस होती है, जो आज अपने पार्टनर जोल के साथ वहाँ आई थी। दरअसल वो दोनों चुपके से फेडरा के बाहर आकर बिल और फ्रैंक से स्मगलिंग करने आए थे। जोल उनसे कहता है कि वो उन्हें कुछ सामान के बदले फेडरा से चुराए हुए मेडिसिन और हथियार दे सकता है, जिसे सुन वो दोनों मान जाते हैं और यहीं से उन चारों की दोस्ती का सिलसिला शुरू होता है। अब वहाँ से जाने के दौरान फ्रैंक बातों ही बातों में टेस से 60s और 70s के गानों को एक सीक्रेट कोड की तरह इस्तेमाल करने की सलाह देता है और टेस को भी ये आइडिया बेहद पसंद आता है। तो शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि जोल के रेडियो पर 60s और 70s के गाने आखिर क्यों बजा करते थे। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि फ्रैंक एक सुबह बिल को अपने बगीचे की स्ट्रॉबेरीज खिलाकर सरप्राइज करता है, जहां बिल के पूछने पर फ्रैंक उसे बताता है कि उसने स्ट्रॉबेरी के बीज जोल से लिए हैं, जिसके बदले उसने बिल की एक गन जोल को बेच दी है। दोनों की जिंदगी खुशी से कटी रही होती है कि अचानक एक रात कुछ लुटेरे उनके एरिया पर हमला कर देते हैं, लेकिन बिल के सिक्योरिटी सिस्टम की बदौलत उनमें से काफ़ी लोग मारे जाते हैं। अब लड़ाई के दौरान बिल जख्मी हो जाता है, जहां इसी बीच फ्रैंक उसे अंदर ले जाकर उसके शरीर से गोली निकालकर किसी तरह उसकी जान बचा लेता है। अब वक्त का पहिया एक बार फिर से घूमता है और देखते ही देखते 10 साल का वक्त बीत जाता है, जहां आज वर्तमान में अब दोनों बूढ़े हो चुके हैं और हम देखते हैं कि फ्रैंक व्हील चेयर पर बैठा होता है, क्योंकि पैरालिसिस की वजह से उसका आधा शरीर काम करना बंद कर चुका था, जिसके चलते अब वो पूरी तरह बिल पर डिपेंड हो चुका था। और खुद को बिल पर बोझ बनता देख एक सुबह फ्रैंक बिल से खुद की जान लेने की बात कहता है, जहां वो उसे बताता है कि बिल ने उसे ज़िंदगी के बहुत अच्छे पल दिए हैं, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो मरने से पहले बिल से शादी करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर घबराया हुआ बिल चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता है, लेकिन फ्रैंक की ऐसी हालत को देख वो ना चाहते हुए भी अपनी नम आंखों से उसकी बात को मान लेता है। जहां अगले ही दिन वादे के अनुसार वो दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर शादी के बंधन में बन जाते हैं और हम एक आखिरी बार उन्हें साथ में खाना खाते हुए देखते हैं। बिल आज उसे वही खाना खिलाता है जो उसने सालों पहले फ्रैंक को अपनी पहली मुलाकात में खिलाया था, जहां खाने के दौरान बिल फ्रैंक को एक वाइन ऑफर करता है और उसकी इच्छा अनुसार बिल उसमें बहुत सारी नींद की गोलियां डालकर फ्रैंक को दे देता है। अब ड्रिंक लेने के दौरान फ्रैंक को ये एहसास होता है कि बिल ने पहले ही बॉटल में बहुत सारी नींद की गोलियां मिला दी हैं, क्योंकि उस रात फ्रैंक के साथ साथ आज बिल भी अपनी जान देने जा रहा था। जिसे देख फ्रैंक पहले तो काफ़ी नाराज़ होता है, पर बिल के प्यार और इमोशंस को समझते हुए वह भी अपनी नम आंखों से मुस्कुरा उठता है। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे की ओर रुख करते हैं, जहां उस पल के साथ हम उन दोनों को इस दुनिया से एक आखिरी विदा लेते हुए देखते हैं। यहाँ जोल और एली भी बिल के टाउन पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि बिल के घर का मेन डोर खुला था,
ये बात जोल को बहुत अजीब लगती है क्योंकि बिल हमेशा अपना मेन डोर लॉक रखता था। जहाँ थोड़ी और तफ्तीश के बाद एली को टेबल पर एक चिट्ठी मिलती है जो बिल द्वारा जोल के लिए लिखी गई थी। अब एली जोल को वो लेटर पढ़कर सुनाती है जिसमें बिल ने लिखा था कि वह फ्रैंक के साथ अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह चुका है, इसलिए उसने अपने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया है और जोल से अनुरोध करता है कि वह उसके बेडरूम में ना आए। साथ ही वो लिखता है कि जोल उनके घर से अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान ले जा सकता है। जहां लेटर के अंत में वो उसे टेस को सुरक्षित रखने की हिदायत भी देता है, जिसे सुन एक बार फिर से जोल भावुक हो जाता है। लेकिन अपने सफ़र को जारी रखने के लिए जोल गैराज में जाकर बिल की गाड़ी को देखता है जो बैटरी डाउन होने की वजह से काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी। खैर, अब वो उसकी बैटरी को चार्जिंग पर लगाकर बिल की बेसमेंट में हथियार इकट्ठा करने पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि बिल अपना रेडियो रीसेट करना भूल चुका था, जिसके कारण पिछले एक हफ्ते से जोल के रेडियो पर लगातार 80s के गाने बज रहे थे, जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में देखने को मिला था। यानी इसका मतलब बिल और फ्रैंक को गुजरे हुए एक हफ्ते से ऊपर का वक्त हो चुका था। अब वहाँ इतने सारे हथियारों को देख एली काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो जोल से अपने लिए एक हथियार की मांग करती है, जिसे सुन जोल उसे साफ मना कर देता है। लेकिन अपनी जिद के चलते अब वो फ्रैंक के ड्रॉर से उसकी गन निकालकर चुपके से अपने बैग में रख लेती है। खैर, अब वहाँ से निकलने के दौरान जोल एली के सामने दो कंडीशंस रखता है। पहली, वो कभी टेस्ट के बारे में बात नहीं करेगी, और दूसरी ये कि वो कभी अपने घाव का निशान किसी अनजान व्यक्ति को नहीं दिखाएगी, वरना लोग उसे इन्फेक्टेड समझकर मार डालेंगे। और इन्हीं शर्तों के साथ अब वो दोनों वहाँ से बिल का ट्रक लेकर टॉमी को ढूंढने व्योमिंग सिटी की ओर निकल जाते हैं, जहाँ इस तरह इस एपिसोड का अंत हो जाता है।